प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूं। अपने आज की वीडियो में हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे समझने के लिए एर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट P के बारे में सोचिए जो किसी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है और ये मेरा रियल एक्सिस है। तो लेट P denotes a non-zero complex number, a non-zero complex number z equals x plus iy in the complex plane। और सपोज मेरा पॉइंट P यहाँ है। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y। इस ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के थ्रू हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को आर्गेंट प्लेन में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर के अलावे भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इस पॉइंट P की ओरिजिन से दूरी बता दूं, तो क्या आप पॉइंट P को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं, बिकॉज पॉइंट O से किसी दिए गए डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि पॉइंट P को ओरिजिन से मिलाने वाला जो लाइन है वो किसी रेफरेंस डायरेक्शन के साथ, किसी रेफरेंस लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, तब आप पॉइंट P को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने अपने रियल एक्सिस को अपना इनिशियल लाइन या फिर रेफरेंस डायरेक्शन माना है एंगल मेजर करने के लिए। और पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ मेरा ये लाइन OP एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, सपोज थीटा रेडियन बना रहा है और मैंने ये आपको बता दिया, तो आप पॉइंट P को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज मैं OP लेंथ को R से डिनोट कर रहा हूं। लेंथ ऑफ OP इज डिनोटेड बाय R, और ये OP पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है वो थीटा है। तो मैं R और थीटा इन दोनों का इस्तेमाल करके भी इस पॉइंट P को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं एर्गेंट प्लेन में। ओके, सो ये दो पैरामीटर हो गए, R और थीटा। तो हम कहते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर
पहले आर बाद में थीटा। एक कन्वेंशन है कि पहले आपको डिस्टेंस लिखना है और फिर आपको एंगल लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर आर कॉमा थीटा इज called as polar coordinate of point P. Polar coordinate of point P. Okay. Now, can you tell me the relation between x, y, r and theta? Yes, आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हो और आपको पता है कि x can be written as r cos theta and y can be written as r sin theta. Okay? तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसे हम x प्लस आई वाई लिख रहे हैं उसे हम r cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r sin थीटा भी लिख सकते हैं और इसमें से r कॉमन लेकर हम r cos थीटा प्लस i sin थीटा भी लिख सकते हैं। कहने का मेरा ये मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z को r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इस फॉर्म को हम कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन और पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने यहां पर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों लिखा? बिकॉज अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, ओके, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है यहां है, तो चलिए r की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी अगर मैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जाऊं तो जीरो प्लस आयोटा जीरो, तो r की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। बट आप थीटा क्या लोगे? आप नहीं बता सकते हो थीटा, है ना? इसीलिए पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हम सिर्फ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही करते हैं। ओके, r के बारे में आपको पता है, अपने पिछले फिगर से हम देख सकते हैं कि r इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z। और थीटा को हम कहते हैं, थीटा को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंबॉलिकली इसे हम आर्ग और ब्रैकेट में जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट की बात की जा रही है उसे लिखते हैं। ओके, अब इस थीटा को बताने के कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ इस ओपी लाइन सेगमेंट का एंगल मेजर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म किया था, लेकिन जरूरी नहीं था, मैं क्लॉकवाइज रोटेशन भी परफॉर्म करके एंगल बता सकता था, है ना? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक यूनिक
रेंज डिफाइन करते हैं, एक यूनिक इंटरवल डिफाइन करते हैं जिसमें मेरा आर्ग्यूमेंट लाई करेगा, और उस इंटरवल को, एंगल के उस इंटरवल को हम प्रिंसिपल रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट कहते हैं। प्रिंसिपल रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये क्या होती है? सो इफ वी टेक argument of z in the interval open interval minus pi, closed interval pi, then argument of z is called as principal argument, and minus pi to pi is taken as the principal range। क्यों मैंने माइनस पाई से पाई लिया? क्या आप लेंथ ऑफ दिस इंटरवल बता सकते हैं? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल? लेंथ हाइयर पाई है और लोअर माइनस पाई है, दोनों घटा दीजिए, 2 पाई आएगा। सो 2 पाई इस इंटरवल का लेंथ है। हम माइनस पाई 2 पाई के अलावे 2 पाई लेंथ का कोई भी इंटरवल कंसीडर कर सकते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम 0 से 2 पाई, जहाँ पे 0 को नहीं लेना है, 2 पाई को लेना है, या फिर पाई टू 3 पाई, जहाँ पर पाई को आप ले रहे हो, 3 पाई को नहीं ले रहे हो। 2 पाई लेंथ का कोई भी इंटरवल आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कन्वेंशनली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि अगर कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में ही बतानी है। हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे किसी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन उसके पहले हम 2 केस कंसिडर करते हैं। केस 1, if argument of z has to be taken in the interval 0 to 2 पाई, इस इंटरवल में लेना है। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। सपोज ये मेरा रियल एक्सिस है और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लाई कर रहा है, मींस रियल एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उस केस में आपको पता है कि आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा? 0, बिकॉज ये मेरा ओरिजिन है और मेरे पे पॉइंट P है। अगर मैं इसे ओरिजिन से मिला दूं तो ये लाइन मेरा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 बना रहा है ना? आप या तो 0 लो
या फिर आप पूरी की पूरी एक चक्कर लगा के वापस आओ तो आप 2 पाई ले सकते हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म किया है आपने तो। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म कर रहे हो तो -2 पाई ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 0 से 2 पाई के इंटरवल में ही होनी चाहिए, जहां पर आपको 0 इंक्लूड करना है और 2 पाई इंक्लूड नहीं करना है। मतलब आपके आर्ग्यूमेंट की सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव एंगल होने का मतलब है आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही परफॉर्म करना है। तो इसीलिए इस केस में मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू 0 रेडियन लूंगा। ओके, अगला कंडीशन, मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहां पे कहीं हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। उस केस में अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं थीटा, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरे एंगल की वैल्यू निगेटिव में आएगी। तो अगर 0 to 2 पाई का लेंथ दिया गया है तो मुझे रोटेशन तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही परफॉर्म करना है। ओके, इस केस में हमारा थीटा क्या होगा, आपको पता है, आप tan थीटा इक्वल्स y/x लिख सकते हैं। थर्ड केस, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है, यहां हमारा ओरिजिन हो गया और यहां हमारा पॉइंट P हो गया। उस केस में P को O से मिलाने वाली लाइन हमारी ये हो गई। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना है तो हमारे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू π/2 होगी। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉइंट P यहां, ओरिजिन यहां, इसे मैंने मिला दिया। अगेन मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये वाला एंगल होगा। ओके, दिस इज आवर थीटा। अगला केस, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। उस केस में फिर से मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना है। क्यों? बिकॉज हमें कहा गया है कि आपको आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के इंटरवल में ही लेनी है। तो इस केस में मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई होगा। ओके, फिर अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, पॉइंट P, उस केस में ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा विच इज थीटा, और थीटा की वैल्यू पाई रेडियन से ज़्यादा होगी, है ना। फिर अगला कॉम्प्लेक्स नंबर P यहाँ, ओरिजिन यहाँ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना है रियल एक्सिस से, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा। और इस केस में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 3π/2 लेंगे। फिर अगला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ, ओरिजिन यहाँ, फिर से O को P से मिला दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना है। सो ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिया जाएगा। ओके,
और फिर से जब हमारा ये पॉइंट पी रियल एक्सिस पे आ जाएगा तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो आपने देख लिया कि अगर मुझे इंटरवल मेंशन्ड है तो हम किस तरीके से अपना आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेंगे। अब आते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाले रेंज में। केस 2, if argument of z has to be taken in the interval open interval minus pi, closed interval pi, ओके। तो पहला केस, मतलब यहां पर हमारा एंगल माइनस पाई से पाई के बीच में जाएगा, मतलब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी होगी। माइनस पाई से घटते घटते माइनस पाई से बढ़ते बढ़ते ज़ीरो आएगा और फिर ज़ीरो से पाई तक बढ़ते हुए जाएगा। सपोज मेरा पॉइंट पी यहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हमने अपने ओरिजिन से पॉइंट पी को मिला लिया। अब मेरे पास दो चॉइस है, क्योंकि मेरा एंगल पॉजिटिव भी है और एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हम क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दोनों परफॉर्म करने के लिए फ्री हैं। अगर मैं रियल एक्सिस से ओपी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करके लेके जाऊं थीटा, तो उस केस में आप देख सकते हो कि मेरी थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और पाई बाई 2 से छोटी होगी। इस केस में क्या मेरे थीटा की ये वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी? यस, करेगी, है ना। लेकिन अगर मैं इसी एंगल के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करूं ओपी लाइन तक जाने के लिए, तो आप देख सकते हो ये मेरी व्हाइट लाइन यहां से यहां तक आई, सो दैट इज माइनस पाई, बिकॉज मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाफ रोटेशन परफॉर्म किया है। माइनस पाई, फिर यहाँ -3 पाई/2 और प्लस ये कुछ एंगल, है ना। तो मेरी जो भी एंगल की वैल्यू आएगी निगेटिव में, वो इस इंटरवल में नहीं है। इसीलिए हम, अगर मेरा पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अपने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू के लिए हम क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। ओके, सेकेंड केस हमारा, मेरा पॉइंट पी यहां, ओरिजिन यहां। अगेन आप फिर से सोचिए, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरे थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगी, है ना, जो कि इस इंटरवल में आता है। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करूं तो मेरे एंगल की वैल्यू माइनस पाई, इस इंटरवल -π to π इस इंटरवल से बाहर आ जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लूँ कि ये एंगल, सपोज ये एंगल π/4 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 विच इज 5π/4। लेकिन चूंकि हमने क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म किया है, सो इसीलिए मेरा ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? -5π/4, एंड -5π/4 डज नॉट लाई इन दिस इंटरवल। इसीलिए हम इस केस में भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही परफॉर्म करेंगे। इस केस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही परफॉर्म करेंगे। अगला केस, मेरा पॉइंट पी निगेटिव एक्सिस पे,
इस केस में भी हमें एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें पाई को लेना है। हमें ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि भाई आपको पाई लेना है। तो अगर मैं इस एंगल के थ्रू जाऊं तो मेरे थीटा की वैल्यू पाई के बराबर होगी, लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरे इस एंगल की वैल्यू माइनस पाई होगी, और हमें माइनस पाई नहीं लेना है। यहां पर ओपन ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है ना। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चाहिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, सेकेंड क्वाड्रेंट और नेगेटिव रियल एक्सिस, इस पे लाइक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ओके, अगर लाइक कर रहा है तो हमें रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परफॉर्म करना है, तब हमारा एंगल पॉजिटिव होगा। ओके, अगला केस, सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। हमने पॉइंट पी को ओ से मिला लिया। अब इस केस में अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करता हूं तो ये वाली जो मेरी एंगल होगी, जो मैंने येलो से मार्क कर रखी है, वो पाई प्लस समथिंग से ये वाली एंगल पाई बाई 4 है फॉर एग्जाम्पल। तो ये मेरी ये पूरी की पूरी एंगल कितनी हो जाएगी, पाई प्लस पाई बाई 4, विच इज प्लस 5 पाई बाई 4, और प्लस 5 पाई बाई 4 इस इंटरवल में लाई नहीं करती है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, हम क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेंगे, और ये हो जाएगी मेरी थीटा, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, है ना। कितनी होगी एंगल, अगर ये पाई बाई 4 है तो सो पूरी की पूरी पाई, ये पाई बाई 4 आप घटा दो, सो द एंगल का मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 पाई बाई 4, बट चूंकि क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म किया गया है सो दिस इज माइनस 3 पाई बाई 4, और माइनस 3 पाई बाई 4 इस इंटरवल में लाई करता है। सो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि अगर मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का x और y दोनों ही नेगेटिव है, उस केस में मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। सो वी हैव टू परफॉर्म क्लॉकवाइज रोटेशन। सिमिलरली अगला केस, पॉइंट P यहाँ, ओरिजिन यहाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिला दिया। अगेन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंगल परफॉर्म करोगे तो आपको प्लस 3 पाई बाई 2 मिलेगा, जो कि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, तो हम नहीं लेंगे, हम जाएंगे क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। सो हमारे थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 होगी, विच विल बी आवर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इस केस में भी अपने को क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। लास्ट केस, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आप ओरिजिन को कॉम्प्लेक्स नंबर से मिला दीजिए, और इस केस में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। थीटा विल बी नेगेटिव और हमें क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरवल, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरवल कौन सा है। ओके, तो अगर कोई भी इंटरवल मेंशन ना किया गया हो आपको आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, तो आप माइनस पाई टू पाई ही समझेंगे। ओके, अब आइए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। सो
convert z equals say -1 plus √3i in polar form. ओके, ये हमारा सवाल है और कुछ मेंशन नहीं किया है, तो क्लियर कट है कि अपन को जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेना है वो हमारा -π to π इस इंटरवल में लाई करेगा. ओके, तो पोलर फॉर्म हमारा क्या होता है? z इक्वल्स r टाइम्स कोसाइन ऑफ थीटा प्लस i टाइम्स साइन ऑफ थीटा. मतलब हमें r और थीटा निकालना है. r हमारा क्या था? मॉड्यूलस ऑफ z. सो r इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z विच इज √x² प्लस y². अगर आप यहाँ से कंपेयर करें -1 प्लस √3i, तो x की वैल्यू आपको -1 मिलेगी और y की वैल्यू √3 मिलेगी. सो इट विल कम आउट टू बी -1² प्लस √3² which is 1 plus 3 square root 4 which is 2. हमें r मिल गई. अब हमें थीटा निकालना है. थीटा निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो x कोऑर्डिनेट यहाँ निगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है. इसका ये मतलब हो गया कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स -1 प्लस √3i लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, तो आपको थीटा निकालनी है. अब थीटा निकालने के लिए मैं जो तरीका बता रहा हूं आप उसे इस्तेमाल करें. सी, आप सबसे पहले एक एंगल निकालिए tan अल्फा विच इज इक्वल टू mod y by x. ओके, tan अल्फा इक्वल्स mod y by x. आपके अल्फा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आपको लेनी है. ओके, सो इस एग्जाम्पल के लिए अगर आप y की वैल्यू रखने जाएं √3, x की वैल्यू -1 mod, यू विल गेट -3 विच यू विल गेट √3. सो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे तो कितनी आएगी? 60 डिग्री. 60 डिग्री इज नथिंग बट π/3. ओके, अब देखिए यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये वाली p. दिस इज योर o. आपको ये थीटा चाहिए और आपने निकाला है एक अल्फा π/3. आप गौर से सोचो तो सिंस इसका कोऑर्डिनेट -1 √3 था, इसका मतलब ये हो गया कि ये लेंथ 1 रही होगी और ये हाइट √3 रही होगी. तो बेसिकली आपने ये एंगल निकाला है π/3, है ना. π/3 करके आपने ये एंगल निकाला है. तो जैसे ही आपने ये एंगल निकाल लिया, आप थीटा आराम से निकाल सकते हो पाई माइनस अल्फा करके. पाई माइनस अल्फा, ये पूरी की पूरी एंगल हो गई पाई. उसमें से आप ये एंगल घटा रहे हो अल्फा, तो आपको थीटा मिल जाता है. सो इट इज पाई माइनस π/3 विच इज 2π/3. इजंट इट? तो आपका जो पोलर फॉर्म हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, डेट विल बी z इक्वल्स 2 टाइम्स cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3. दिस इज आवर पोलर फॉर्म. ओके,
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। z इक्वल्स -1 -√3i। अगेन यहाँ पर आप r आराम से निकाल सकते हो, √x² + y²। यहाँ से आपको x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -√3 मिली। क्योंकि दोनों निगेटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और चूंकि कोई भी इंटरवल मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब हमारे आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू -π to π इस इंटरवल में लाई करेगी। और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए हमें क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से अपन r निकाल रहे हैं, सॉरी, -√3² which will come out to be 2। अगेन वही काम करना है आपको। आप tan अल्फा निकालो mod y/x करके, -√3 -1 √3 so alpha will come out to be π/3। ओके, सो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं है, -1 -√3। सो ये जो आपने अल्फा निकाला है वो बेसिकली क्या है, ये एंगल है, इस एंगल का मैग्नीट्यूड है बेसिकली। अगर देखा जाए तो ये लेंथ 1 और ये लेंथ √3, तो आपने ये एंगल निकाला है। अब आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कि थीटा। इसका मतलब आपको इस एंगल का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए। और चूंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमें प्रिंसिपल रेंज चाहिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चाहिए, इसीलिए हम इस एंगल को क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करके मेजर करेंगे। सो हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/3, है ना। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ किताबों में आप देखेंगे कि अगर आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है, सो ओवरऑल रेसिपी क्या है कि अगर आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप सबसे पहले tan अल्फा इक्वल्स mod y/x करके अल्फा फाइंड करिए, जहाँ पर आपकी अल्फा 0 से π/2 के बीच में है। ओके, उसके बाद आप चेक करिए कि आपका जो पॉइंट है x, y वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो इफ x, y लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी वो प्लस अल्फा ही हो जाएगी, है ना। पॉइंट आपका यहाँ पर है तो आप अल्फा निकाल रहे हो, तो आपका अल्फा ही क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन के साथ। इफ सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है आपकी पॉइंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपकी पॉइंट लाई कर रही है तो ओ पी, तो आप अल्फा बेसिकली ये निकाल रहे हो, ये एंगल विदाउट एनी साइन। फिर आप पाई में से ये एंगल अल्फा घटा देते हो तो आपको ये एंगल प्लस साइन के साथ मिल जाता है ना। तो हमारे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पाई माइनस अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सपोज मेरा पॉइंट पी यहाँ पर होता, तो आप अल्फा निकाल रहे हो, है ना, ये एंगल आपका अल्फा हो गया। लेकिन चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आप चले गए हो तो आपको जाना पड़ेगा अब क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करके, है ना। तो इस एंगल का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये सोचो पहले। ये पूरी की पूरी एंगल पाई है, उसमें से आप अल्फा घटा दे रहे हो तो एंगल का मैग्नीट्यूड आ रहा है पाई माइनस अल्फा, मैग्नीट्यूड पाई माइनस अल्फा। बट अगर आप साइन के साथ जाओगे तो आपको एक निगेटिव लगाना पड़ेगा, पाई माइनस अल्फा इज द मैग्नीट्यूड एंड माइनस बिकॉज आप क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म कर रहे हो।
तो आपके आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा विच इज अल्फा माइनस पाई। और लास्ट, अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो आपके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू माइनस अल्फा लोगे। ओके, सो ये आपकी रेसिपी है, लेकिन इसको रटने से ज़्यादा बेहतर है कि आप समझो कि आखिर ऐसा किया क्यों गया है। बिकॉज अगर आपको एग्ज़ाम में एक अलग इंटरवल दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल 0 to पाई या फिर -3 पाई टू -पाई, ये इंटरवल दे दिया जाए तो आप किस तरीके से डील कर पाओ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।